करते हैं, जो एंगल फॉर्मूला था हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था कि लेट से अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, ये एक्यूट एंगल आता है। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो कि अगर जो है थीटा 90 होगा, अगर थीटा 90 हो इनके बीच का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा tan 90, और tan 90 आप रखोगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये तो नॉट डिफाइन होगा, है ना, नॉट डिफाइन होगा क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता है। तो इधर लिखा हुआ है नॉट डिफाइन और यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो बताओ भाई ये कब नॉट डिफाइन हो जाएगा, जब इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, जीरो आ जाए। डिनोमिनेटर जैसे जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है m1 m2 इज इक्वल टू -1, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड दिस इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। आया समझ में, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल, है ना, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तब क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ रख दिया मैंने, तो tan 0 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 का मॉड, हाँ, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से मॉड आप खोलोगे तो 0 आएगा, मतलब अंदर वाला नंबर 0 होगा तभी उसका मॉड 0 आ रहा है। तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है m1 इज इक्वल्स टू m2। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये दो कंडीशंस हैं, इस पर इस फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ज़्यादा, हाँ, तो कल मैं बताने वाला था लेकिन टाइम हो गया था। इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है क्योंकि ज़्यादातर लाइंस या फिर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में या तो परपेंडिकुलर होती हैं या तो पैरेलल होती हैं, तो इसीलिए m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 और m1 इज इक्वल्स टू m2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस पर उतरे नहीं आते, नोट कर लीजिए। एक और थर्ड केस है जो नहीं दिया रहता है कहीं पर, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना सकते हो डायग्राम। थर्ड है कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, और ये m2 है और ये m1 है, तो ये दो लाइनें हैं m1 m2। इसके लिए 2-3 कंडीशन हमने ये निकाल दी। अगर इनके जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आएगा, 90। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तब क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहां से मैं थीटा 2 लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो यहीं से कंडीशन लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan ले लिया, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan 90, ठीक है। इसमें tan a प्लस b लगा दिया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू, ये नॉट डिफाइंड मतलब कि कुछ 1 अपॉन इन्फिनिट जैसा हो, 1 अपॉन 0 जैसा होगा, या फिर नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। तो ये नॉट डिफाइंड है, ये क्या लिखा है,
m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इसका डिनोमिनेटर क्या रहा होगा? 0। तो यहाँ से कंडीशन आ जाता है m1 m2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके जैसी कंडीशन है, इसीलिए उसको पता है ना। तो अगर -1 है तो परपेंडिकुलर और इक्वल है तो पैरेलल, और अगर 1 आ गया तो मतलब क्या है कि उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। जो पहली लाइन है वो जितना एंगल बना रही है, दूसरी लाइन जितना एंगल बना रही है, उनका सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ये कॉम्पिटिशन में इसको पूछ लिया था, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, m1 m2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, रेयरली यूज होगा ये m1 m2 इज इक्वल्स टू, ज़्यादातर तो आपके ये दोनों यूज होंगे। हाँ, -1 और दोनों इक्वल। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो क्वेश्चन लिखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 बोल दीजिए। दीजिए। वैसे मैं करवाने वाला हूँ ये आज इस तरह क्वेश्चन, बाकी सब हो गया। 11 होनी है। चलिए तो पहले यही कर लेते हैं। ये है आपका एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी 9.1 10.1 10.1 6th क्वेश्चन लगा लिया सबने? आज की क्लास के बाद आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो बुक में है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स 4,4 3,5 एंड -1, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो हम अभी तक कैसे करते थे? राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन तीनों साइड्स निकाल लेते थे और चेक कर लेते कि भाई 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक इस तरह से करते थे, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, तो कोई और कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? देखिए, स्लोप को 2 लाइन के बीच का एंगल 90। तो एक बेसिक डायग्राम ऐसे बना के देखते हैं। मान लिया कि ऐसा है और ये ABC। नहीं, जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो जो AB लाइन है इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ M1। ठीक है, BC की लाइन का स्लोप को बोल देते हैं M2 और इसको बोल देते हैं M3। तो तीनों लाइन का स्लोप निकालना है। तो M1 कितना आएगा? तो देखो AB ये पॉइंट लिखा है, कितना आ जाएगा? 5 - 4 अपॉन 3 - 4 दैट इज 1 अपॉन -1 -1। M2 कितना आएगा इन दोनों के बीच का? 5 + 1 अपॉन 3 + 1, तो 6 अपॉन 4 3/2। और M3 कितना आएगा इन दोनों के बीच? तो 4 - 1, तो 4 + 1 अपॉन 4 + 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है मुझे कि M1 × M3 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है ना? -1 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों लाइनें अगर इनके स्लोप -1 आए तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो M1 और M3, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसा बनेगा। ये M1 हो गया, ये M3 हो गया और ये ABC। तो ये क्या हो गया? एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल A। आया समझ में? तो ये दूसरा तरीका मिल गया कि किसी भी पॉलीगन में आप एक 90 डिग्री को कैसे प्रूव कर सकते हो, है ना? तो ये ट्राइंगल के लिए अभी हमने देखा। तो अभी हम जब रेक्टेंगल पढ़ते थे, है ना, जैसे पैरेललोग्राम पढ़ते थे, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री प्रूव करने का एक और नया तरीका मिल गया
कि इन दोनों लाइन के स्लोप निकालिए और मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर -1 आ रहा है तो वो दोनों लाइनें कैसी है, 90 डिग्री है। स्क्वायर प्रूव हो जाएगा इससे। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो कहीं पर भी अब 90 डिग्री आएगा तो आपको m1 m2 -1 के टर्म्स में सोचना है। हाँ, तो मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक 90 के टर्म्स में पाइथागोरस थ्योरम सोचते थे, है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में, है ना। लेकिन ये स्लोप थोड़ा और फास्ट है और इससे और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जब मैं आज की क्लास बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लिख लिया नहीं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the line passing through, find the value of x so that the line passing through 3,4 and x, 5 makes an angle of 135 degree, makes an angle of 135 degree with the positive direction of x axis, makes an angle of 135 degree with the positive direction of x axis। अगर नहीं दिया होता with the positive direction of x axis, अभी इसमें एक और चीज नहीं दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वही होगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप वाला एंगल आपका दिया होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर कुछ चेंज होगा तो वो बुक में क्वेश्चन में बता देंगे। तो देखो x की वैल्यू निकालनी है कि अगर इससे पास होने वाली लाइन जो है वो इतना एंगल बनाएगी, ठीक है। तो आप डायग्राम से इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो कोई भी दो पॉइंट बोल दिए, तो 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और मान लिया x, 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन, अच्छा 135 बना रही है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसा होगा, ये x एक्सिस है और ये 135 डिग्री है और ये दो पॉइंट्स होंगे, मान लिया कुछ ऐसा। डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हाँ सही है। तो देखो, तो स्लोप का ही खेल है, क्योंकि हमने स्लोप ही पढ़ा है, 135 दिया मतलब स्लोप निकल आएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, tan 135, और ये कैलकुलेट करिएगा -1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास स्लोप निकालने का, क्या है, 5 - 4 अपॉन x - 3। हाँ, तो दोनों तरह से करना है, एक से वैल्यू आ जाएगी और एक से वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएंगे, और ये दोनों सेम लाइन के स्लोप हैं इसलिए बराबर होगा। तो 1 = 3 - x, x = 3 - 1, x = 2। आया समझ में, है ना। तो दिमाग में रखें कि आपने क्या क्या पढ़ा है वही लगाना है। एंगल दिख गया तो स्लोप लगा दीजिए, 2 पॉइंट दिख गए तो स्लोप लगा दीजिए, दोनों सेम लाइन के स्लोप आए तो दोनों इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, हाँ कहाँ पर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो 135 बनाना है तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ये हो गया 135, तो ये कितना होगा 45, ये 90, तो ये कितना होगा 45, तो ये m मिल गया यहाँ से tan 45। आया ना समझ, यही एंगल तो निकालना था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहीं से भी दिया हो आप उसको बना लीजिए और फिर उस एंगल तक पहुंच जाइए, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ना। अगर वाई डायरेक्शन से दिया होता, नेगेटिव से दिया हो, किसी से भी दिया होता। हाँ ये नहीं बताएंगे, आप सोचो कैसे है। इफ द एंगल, अच्छा क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट ए पॉइंट है 4,3, सोचिए मुझे बताइए कैसे आया। बी पॉइंट है 6,4, सी पॉइंट है 5,6 और डी पॉइंट है 3,5। शो प्रूव दैट ए बी सी डी आर दी एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर।
आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से करने का तरीका देखिए, है ना, इतना टाइम नहीं लगाना है इसको करने के लिए। तो स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बना लीजिए, ए बी सी डी। ए कितना दिया हुआ है 4,3, बी है 6,4, सी है 5,6 और डी है 3,5। यहीं पर लिख दीजिए, है ना। इसका स्लोप m कितना आएगा 5 - 3, y2 - 5 2 एंड 5 - 3 3 - 4 -1, तो कितना आ जाएगा -2। इसको m1 बोल दिया। इसका स्लोप कितना आएगा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ये स्लोप वाली चीज़ें है ना, डायग्राम में अगर आप लिखने की आदत डालेंगे तो आगे जब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो उसमेमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको डायग्राम में ही दिख जाएंगी, है ना। तो ये एक अच्छा चीज़ रहता है। कितना आ जाएगा 6 - 5 1, 5 - 3 2, 1/2। ठीक है, इसका स्लोप कितना आएगा, इसको बोल दिया m3। 4 - 6 -2 एंड 6 - 5 1, ये -2 है। और m4 ये कितना आएगा 4 - 3 1 एंड ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर होना चाहिए। तो हाँ, ये देखो, ये दोनों स्लोप बराबर है और ये दोनों स्लोप बराबर है, तो ऑपोजिट साइड्स समझ में आ गया कैसे आए। 10 ब्रैकेट में 90 + 45, तो हाँ। माइनस का cos 45, तो हाँ बस ठीक है। हाँ, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई यहाँ पर, है ना। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो और कुछ प्रूफ करने की जरूरत है स्क्वायर के लिए। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, हाँ, तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई, लेकिन ये रेक्टेंगल में भी होता है ना। तो अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक और चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या। हाँ, वो कर सकते हो, साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो कौन सी साइड इक्वल करें, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को ले लीजिए और उसको इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी इसके बराबर है ना, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ये तो प्रूव हो ही गया, इक्वल एंड पैरेलल। बस इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो निकाल दीजिए बहुत आराम से, AD कितना आ रहा है, AD निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से और DC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिए। कितना √5 है ना, तो निकाल लेंगे आराम से। ये दोनों √5 आ रही हैं और ये इसके इक्वल है, तो ये भी √5 और ये भी √5। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से कीजिएगा ना। इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स इज π/4, इफ द एंगल्स बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन लाइन्स, हाँ, एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल्स बिटवीन लाइन नहीं, एंगल बिटवीन लाइन्स is π/4 and slope of one line is 1/2 and slope of one line is 1/2, find the slope of another line. Slope of one line is 1/2, find the slope of another line. करिए। प्रशांत कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हो। कल किसका पेपर है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सिलेबस पता है कितने, 4 3 1, ओके। और बताइए, फिर से चेक करिए, चेक करिए। कैसे गलत हो जाएगा, आपने स्टार्टिंग ही गलत की है। अच्छा
3 यहाँ पे माइनस लगा, 3 यहाँ पे माइनस लगा। 3 आ रहा। 3 आ गया सबका? कैसे करेंगे? तुमने स्टार्टिंग सही की लेकिन आगे लिखिए कुछ। सही है। m1 m2 में एक वैल्यू रख दो, कोई भी m1 रख दो 1/2, m2 निकल आएगा। तो भाई जिसका 3 आया है उसको आधे नंबर मिलेंगे। आधे नंबर मिलेंगे? 3 आ गया? नहीं। तो कुछ भी नहीं आया तो 0 मिलेगा। नहीं यार, निकाल। इसीलिए तो ये क्वेश्चन था। चेक करो क्या आपने फॉर्मूला सही लगाया? नहीं। कितना है? 3 आ गया? मॉड नहीं लगाया था, गड़बड़ है वो। देखिए तो tan π/4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ। सर आपके आंसर में मतलब M2 कितना आएगा? 1? मेरे आंसर में? अरे मतलब मेरे आंसर क्या है? देखो ये 1 है और ये इसमें रखो 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। इतना लिखा है। मॉड नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए ऐसे कितने नंबर है जिनका मॉड 1 आता है? प्लस माइनस ना, तुक्का मार रहे हैं। बताइए मॉड x अगर 2 है तो x क्या होगा? प्लस माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? तो अगर मॉड इसका 1 आ रहा है तो ये अंदर वाला नंबर क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं? आया समझ में? तो एक बार 1 लो एक आंसर आएगा, -1 लो दूसरा आंसर आएगा, है ना? तो आपने 1 लेके सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। हाँ उसको करिए। तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 अपॉन, हाँ ये कट जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, m2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। और फिर यहाँ पे आप इस चीज़ को 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, ये जो सॉल्व करके आया था यहाँ पर, इसको -1 की इक्वल रखिए। तो 1 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस m2। तो उधर चला जाएगा 2m2 माइनस m2, तो m2 बचेगा और ये 1 प्लस 2। अरे यहाँ से 3 आ रहा है तो यहाँ से कितना आ रहा है? हाँ 1 माइनस 2m2। अच्छा 2 प्लस m2 था। नहीं सर वो तो सही है। एक मिनट। अच्छा -2 माइनस m2 ये सही है, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये सही है ना? इज इक्वल्स टू 2 प्लस m2, ये उधर जाएगा तो 3m2 और यहाँ पर आ जाएगा -1। यार पहले ही आंसर आपने गलत है। कम से कम -1/3 आना चाहिए ना? आपने बताया क्या किया? हमने जो m2 माइनस 1/2। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब भी आपको स्लोप दिया, और ऐसा क्यों हो रहा है, 2 स्लोप क्यों आ रहे हैं? तो देखो ये मान लो लाइन है ना? ये लाइन है जिसको m1 बोल रहा हूँ, इसका स्लोप 1/2 है। आपसे बोला गया है कि उस लाइन का स्लोप बताओ, दूसरी लाइन का स्लोप बनाओ जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रही है ना? तो देखो 2 लाइनें होंगी, एक ये लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक दूसरी लाइन है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 2 लाइनें होंगी, है ना? और देखो इन दोनों के, अब ये दोनों जो लाइनें आएंगी इनके बीच का एंगल अब कितना हो गया? 90 हो गया ना? तो इसीलिए एक -1/3 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है? तो अब दूसरी लाइन ऐसे भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा डायग्राम बनाते तो समझ में आ जाता। ये -1/3 आ गया था तो दूसरा 3 बोल देते बिना फॉर्मूला लगाए। -1/3 तक मतलब फिर ये आ गई कैसे होगी? देखो इसमें 2 आंसर आए ना, एक तो +1 और एक -1। ये बताया ना, मॉड के अंदर की वैल्यू अगर 1 आ रही है, मॉड 1 आ रहा है तो अंदर वाला नंबर या तो +1 हो गया तो -1। मेरा -3 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। कैलकुलेशन गलत किया होगा। तो एक बार +1 लेंगे आंसर और दूसरा -1 लेंगे तो दूसरा आंसर। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का। ठीक है, तो उसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, लिखिए इफ द पॉइंट्स। आया सबका समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? साक्षी अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द पॉइंट्स P पॉइंट है h, K, Q पॉइंट है x, y,
x1 कॉमा y1 एंड r है x2 कॉमा y2 लाई ऑन द सेम लाइन if pq हाँ if pqr lies on the same line show that h minus x1 bracket y2 minus y1 is equals to k minus y1 into x2 माइनस x1, ये शो करना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। तो ये हमने एप्लीकेशन अभी देखे m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 की, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है कि दो लाइनें, तो ये तीनों कोलिनियर है ना। तो देखिए कोलिनियर में अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एक और नया चीज मिल गया हमें कोलिनियर में कि अगर हाँ अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो तीनों कोलिनियर हैं तो ये लाइन सेम हो जाएगी, तो एंगल तो सेम आएगा। तो m की वैल्यू चाहे आप PQ से निकालिए चाहे QR से निकालिए तो सेम आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो इसको अगर आप m1 बोल रहे हो और ये m2, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 कर दीजिए। तो PQ लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, ये PQ लाइन दिया हुआ है। तो y1 माइनस k अपॉन या k माइनस y1 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर k माइनस y1 दिख रहा है। तो k माइनस y1 एंड अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल्स टू m2 लाइन का स्लोप। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है ना, y2 माइनस y1 कोई जरूरी नहीं है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दें। नहीं, हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर लिखा हुआ है। आया समझ में? तो इस चीज को याद रखें, अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए क्या होगा कि उनके स्लोप्स हमें इक्वल करने रहेंगे। स्लोप्स इक्वल करेंगे, जो भी पूछा गया, x की वैल्यू पूछी जा सकती है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, तो वहां से आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए। तो अब हम आते हैं, तो हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया बहुत कुछ, है ना, कि स्लोप क्या होता है, दो लाइन के स्लोप है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 और पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है। परपेंडिकुलर का एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, और पैरेलल का एप्लीकेशन क्या है, कोलिनियर, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ ली। अगली हेडिंग अब हम पढ़ते हैं लाइन की तरफ। तो अभी हम लाइन m1 इक्वल्स टू m2 एक तरीके पैरेलल, क्या ये m1 इक्वल्स टू m2 नहीं किया, हाँ एक तरीके पैरेलल थी ना, हाँ पैरेलल लाइन है, पैरेलल है। लिखिए, हेडिंग डालिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म्स, तो सबसे पहला है, तो अलग अलग फॉर्म्स, जैसा बताया था हमने स्टार्टिंग में कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, है ना। लेकिन किसी भी फॉर्मूले से लगाइए, आंसर आपका हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम आएगा, है ना। चाहे आप हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए, चाहे आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाइए, है ना, या फिर और भी कई सारे तरीके, हाफ AB साइन थीटा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में मैंने बताया था, अब वो लगाइए। और या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y2 वो वाला फॉर्मूला लगाइए, 23 वाला, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले से अगर ट्राइंगल सेम है तो हमेशा आंसर सेम आएगा। इसी तरह से तो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। उसी तरह से लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो अगर ये दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन ये होगी, अगर ये दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं और उसके बाद लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब ये है
कि अगर मान लीजिए इसका ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं 2x + 3y = 4, है ना, तो मतलब बेसिकली मुझे क्या लिखना है, एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिस पर इस लाइन के सारे पॉइंट्स हो। लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसके सारे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 1,2, ठीक है, ये पॉइंट है 3,6, ये पॉइंट है 4,8, ये पॉइंट है 9,18, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, 12,24, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, हर एक पॉइंट के। सर उसका डबल है। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का डबल है, दिख रहा है। तो इसका कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई अगर कोई पॉइंट जनरल पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें भी क्या रिलेशन आएगा, y = 2x, तो ये हो जाती लाइन की इक्वेशन, है ना। तो ये ऐसी इक्वेशन जिस पर हर एक पॉइंट आएगा। देखो 1,2 रख लो, सेटिस्फाई होगा, 3,6 रख लो, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है। आया समझ में, ठीक है। तो इसको निकालने के हम अलग अलग तरीके देखेंगे। और लाइन की इक्वेशन हमने कल देखा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की, ax + by + c = 0, है ना, लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो सबसे पहला फॉर्म लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो स्लोप मतलब m और इंटरसेप्ट मैं अभी बताता हूं आपको, c होता है ये। तो देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, x एक्सिस, y एक्सिस और इस तरह से लाइन है, ठीक है। ये लाइन ऐसी है जिसका स्लोप m है, तो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट का मतलब कि ये किसी एक्सिस का कितना पार्ट कट कर रही है, ठीक है। तो अगर लाइन ऐसे जा रही है तो y एक्सिस पर इतना पार्ट कवर कर रही है ना, इसको बोलते हैं c, इसको बोलते हैं c, है ना। इंटरसेप्ट तो आगे हम पढ़ेंगे, दो इंटरसेप्ट होते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसके इंटरसेप्ट बताइए, तो x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट निकाला है इसने, 1, और y एक्सिस पर 2, ठीक है। अगर लाइन इस तरह से है, ठीक है, हाँ, इंटरसेक्ट तो मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेप्ट मतलब कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, है ना। तो बताइए y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, 3, और x एक्सिस पर -1। तो ये हम आगे देखने वाले हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। लेकिन यहां पर c जो है ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ। तो ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। हमेशा दो इंटरसेप्ट आएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, और एक्सिस ही नहीं है। तो अगर हमें ये पता है, इस लाइन का स्लोप पता है और ये इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं, क्या हो जाएगी, y = mx + c, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन होती है। अब ये इक्वेशन कैसे आई है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर प्रूफ आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट ये x, y अगर मैंने लिया है तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x, तो ये भी कितना होगा, x, ठीक है, क्योंकि x, y अगर ये 2, 3 होता है तो ये 2 होता है ना, तो x, y तो ये x है। ये टोटल पूरा कितना हो जाएगा, y, और ये c है तो ये बचा हुआ कितना होगा, y - c, और ये इतना लिखा हुआ y - c, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं स्लोप tan थीटा ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो m को इक्वल कर दिया y - c अपॉन x के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो mx = y - c, तो y = mx + c, ये लाइन, ठीक है। प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी यूज नहीं होता है, आपको लाइन की फॉर्म पता होनी चाहिए, y = mx + c, है ना। बाकी मैंने प्रूफ बता दिया, इस तरह से होता है। तो हमेशा जनरल पॉइंट से ये लाइन डिराइव करते हैं। तो हमें कहीं पर भी लाइन ऐसा बनाना नहीं है कि एक जनरल पॉइंट लिया और हम लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं। लेकिन आप ऐसा सोच लीजिए कि लाइन की इक्वेशन मतलब कि उसमें x और y में एक रिलेशन निकाल दो,
वो लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सर्कल की इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रिलेशन निकाल दो तो सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। पैराबोला पढ़ेंगे तो वाई स्क्वायर और एक्स या फिर एक्स स्क्वायर और वाई, इसमें रिलेशन निकाल दो तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो लाइन इक्वेशन मतलब उसमें x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप कुछ भी रिलेशन निकाल दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ देखो, नोट कर लो, लिख लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर की दुनिया का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1 एंड y axis intercept is as 4 units. Slope -1 and y axis intercept is 4 units. बता दो कितना हुआ? संजना बताएंगे। किस किस की वैल्यू दी हुई है? -1 y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? किस नाम से, किससे लिखते हैं? हाँ देखो, यहाँ देखो c, तो m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 4 है। रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू -x प्लस 4, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। आया समझ? बहुत ही सिंपल था। आगे लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes an angle of, find the equation of straight line which makes an angle of tan inverse √2, ऐसे लिखेंगे, Which makes an angle of tan inverse √2 with x axis and which makes an angle of tan inverse √2 with x axis and cuts off the intercept of -3/√2 on y axis, and cuts off the intercept -3/√2 on y axis। करिए। तो y एक्सिस तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए, है ना, c कितना आ जाएगा? -3/√2, और थीटा दिया हुआ है तो m निकालना है, तो m क्या होता है? tan थीटा। तो अगर थीटा tan इनवर्स √2 है तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan थीटा कितना मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। बस रख दीजिए, y इज इक्वल्स टू mx - c। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए अच्छे से, ना। लाइन की इक्वेशन जब फाइनल आंसर लिखते हो, है ना, आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए? ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहीं छोड़ दिया बस। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। और इसमें ऐसे देख सकते हैं, c पॉजिटिव है तो यहीं रहने दो, नेगेटिव है तो उस साइड ले जाओ। इस तरह के जनरली आपके आंसर्स दिए रहते हैं। तो इसमें √2 आप एलसीएम ले लो, तो √2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, और इधर मल्टीप्लाई कर दो, y√2 इज इक्वल्स टू 2x - 3, और सब उस साइड ले जाओ, 2x - y√2 - 3 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इज इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। आया समझ में? अगला क्वेश्चन सिंपल लग रहा है? सिंपल है सब कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें कि फिर याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या था वो सिंपल चीज़। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which has y intercept, as 4 units, y intercepts as 4 unit
and is perpendicular to the line joining 2, -3 and 4, 2, -3 and 4, 2. करिए। फाइव एक्स माइनस 2y प्लस गलत है। सर 2y minus 5x equals to 8. आया है कि ऐसे ही बोल रहे हो? आया है सर, देख लो आप। गलत है। तो कैसे बोलेंगे? इसका थोड़ा डायग्राम बना के सोचिए, बेसिक डायग्राम। एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि ये पॉइंट आप बना रहे हैं, कहाँ पर ये होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक बेसिक डायग्राम बनाइए, उससे आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2y plus 5x इज इक्वल्स टू 4। थोड़ा सा गलत है, मतलब सबका ही थोड़ा सा गलत है। 8 आया तो इक्वल्स टू 8 की सर आसान है, सही है। स्लोप -2/5 आ गया सर, परपेंडिकुलर है इसलिए। सर एक का 5/2 आ रहा है, एक का -2/5 आ रहा है। तो कितने का निकालना है हमें? वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। हैं? क्या है 13/2? कितना है? अरे जनरल इक्वेशन 5x plus 2y equals to 8 है। ना। सर नहीं यार। दो लाइन के जो वो स्लोप आएंगे। अब देखिए हम बताते हैं, है ना, फिर देखिए। y equals to 20। हाँ ये सही है। तो अब देखिए हम बताते हैं कि क्या करना है। देखो y एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो c तो दिया है बहुत आराम से 4। क्या निकालना है हमें? m। उसी में दिमाग लगाना है। तो देखो ये लाइन है कैसी? ये लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 4, 2। आया समझ में? वो लाइन जो इंटरसेप्ट इतना बना रही है वो किसके परपेंडिकुलर है? इस लाइन के परपेंडिकुलर। मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 और इसका स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका स्लोप किससे निकालेंगे? इस कंडीशन से निकालेंगे। तो अगर मैं इसका स्लोप m2 बोल रहा हूं तो बताइए m2 कितना होगा? 5/2। हाँ 2 + 3/4 - 2, तो 5/2 आ जाएगा। और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 कितना होगा? -1। तो यहां से आप निकाल दीजिए m2। हाँ तो ये आ जाएगा 5/2 = -1, तो m2 आ जाएगा -2/5। तो जिस लाइन का, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो उसका इंटरसेप्ट दिया, तो अब लगा दीजिए आप y = -2/5x और +4। ये आंसर है आपका, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ 5 एलसीएम ले लिया, -2x + 20 और ये y, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y और 2x इधर ले आए = 20। तो ये आंसर है 2x + 5y - 20 = 0। आया समझ में? तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये डायग्राम बनाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस में आप हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा नहीं तो आपको कौन सी लाइन। अभी तो ऐसा सिंपल दिया हुआ है, अभी ऐसा दिया है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है और अभी यहाँ परपेंडिकुलर है। अब इंटरसेप्ट के लिए कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट उस इंटरसेप्ट के इक्वल है जो दूसरी लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है और वो पैरेलल है। तो इतनी सारी कंडीशन दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है? एक बेसिक डायग्राम बना लीजिए। एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप ढूंढ रहे हैं कि 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो लाइन ऐसी बनेगी। इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसमें एग्जैक्ट बना के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चंस में आप एक बेसिक डायग्राम बनाइए और देखिए कि किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो वहां से निकालने। आया सबको समझ में? सर 5/2 रखने में क्यों नहीं आया? क्योंकि 5/2 इस लाइन का स्लोप है और हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाली है ना, और इसके लिए हमें c भी नहीं पता है। आया समझ में? पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हु इज मेकिंग इंटरसेप्ट एट x एक्सिस as 4, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है। हाँ अगर सभी x इंटरसेप्ट
हाँ तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन है, तो सर y के लिए दी गई होगी। तो y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो आप, y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। x इंटरसेप्ट के लिए भी ये फॉर्मूला देते हैं अलग से, लेकिन वो यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर, उसके बिना भी हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अगला हेडिंग डालिए। तो हमने पहला फॉर्म पढ़ा है y लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और c याद रखिएगा कि ये c इंटरसेप्ट नहीं है, क्या है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। जनरली लोग इंटरसेप्ट याद रखते हैं तो उसमें इंटरसेप्ट दिया होता है और इंटरसेप्ट लगा देते हैं और उनका इंटरसेक्ट हो जाता है वहाँ तो वो नहीं करना है। अगला हेडिंग डालिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये नाम कहाँ से आ रहा है, जो जो चीजें पता है उससे नाम आ रहा है। तो मतलब इसके लिए हमें क्या क्या पता रहेगा, पॉइंट पता रहेगा कि जिस पॉइंट से लाइन जा रही है और उस लाइन का स्लोप पता रहेगा, तब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए तो कोई लाइन है जिस पर एक पॉइंट गिवन है जिसको m1 x1 x2 y1 बोल सकते हैं और इस लाइन का स्लोप पता है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। इक्वेशन निकालनी है हमें, तो ये एक जनरल पॉइंट मान लिया जो इस पर मूव कर रहा है, ठीक है। इसी में एक रिलेशन निकालना है, हमेशा जनरल पॉइंट में एक रिलेशन निकालना होता है। तो क्या मैं m निकाल सकता हूँ, कैसा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस y1 आ जाएगा m टाइम्स x माइनस x1, ये है आंसर। ये लाइन है जो आपको याद रखनी है। अगर पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, बहुत ही सिंपल था ये तो। इसका सर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ अब आप कर लोगे आराम से, है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम, एक पेन से लिखा करिए, नहीं सर मुझे पढ़ते मन में नहीं आता क्या। सब समझ में आएगा। अरे सर ठीक है। हमारी देखो पूरी ना पढ़ गई, एक ही पेज, एक पेन से ना 11 12 में एक पेन यूज़ करना चाहिए, ब्लू पेन यूज़ करिए। ब्लैक पेन जब आप स्कूल में लिख रहे हो, स्कूल के नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो उसमें आप यूज़ करिए 4-5 पेन, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपने किया होगा, कितने पेन यूज़ करते हैं, एक ही करते हैं। 1 पेन, तो उसी की हैबिट डालिए, बहुत आपका टाइम बचेगा, है ना। सोचना नहीं पड़ेगा भाई इसमें रिफिल है कि नहीं है, कल यूज़ किया था ये, तो पेन वही यूज़ कर रहे हो तो पता है आपको कल खत्म हो गया तो आ जाए नहीं इसमें, है ना। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3। पासिंग फ्रॉम और थ्रू सेम है। फ्रॉम मतलब कि ऐसे बोल दिया कि भाई पासिंग फ्रॉम और पासिंग थ्रू, यहीं थोड़ी रुकेगी लाइन, लाइन तो इन्फिनिट जाएगी ना। पासिंग थ्रू कितनी नहीं है ना, पासिंग फ्रॉम क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं कहेंगे। थ्रू मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट से जा रही है, हाँ तो उसी से जा रही है ना। फ्रॉम तो क्या किसी भी सड़क से जा रही है, जगह है। चलो ठीक है यार। वैसे पासिंग थ्रू 2, -3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो कुछ नहीं, दोनों चीज़ें दी हुई है ना। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि पॉइंट दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए भाई यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा, बस रख दो, बहुत ही सिंपल है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। लाइन की इक्वेशन लिख देना, एग्जाम में नंबर मिलते हैं। x plus y plus 1 is equal to -1 x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 y प्लस 3 x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आया, बहुत ही सिंपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कर लिया, आया समझ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -4, -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, -3
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस. बस खत्म. एंड पैरेलल टू x एक्सिस. y equals to -4. नहीं -3 है ना. -4. वो आप ये पॉइंट देख के ही बता सकते हो. ये पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा x एक्सिस y एक्सिस, इससे पास करना है और इसके पैरेलल, तो ऐसी होगी. और आप अगर जानते हो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू कितना है -3. ऐसे ही बता सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए. तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस पॉइंट से पास हो रही है ना, -4, -3. तो ये लाइन है और सही से बना तो दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, जानबूझ के क्यों गलत बनाया. और ये x एक्सिस के पैरेलल है. तो पॉइंट पता है, तो पॉइंट पता है, हमें स्लोप और पता चल जाए. तो ये एंगल कितना बना रही बताइए. 0 हुआ ना, कल बताया था अगर लाइन पैरेलल. तो एम बी कितना आ जाएगा, tan 0 0 आ जाएगा. लगा दीजिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. तो ये खत्म हो गया. y इज इक्वल्स टू -3. कैसे भी कर सकते हैं, और भी 10-15 तरीके हैं कर सकते हैं. चलिए छोटे बाद में बताएंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line for which tan theta is equals to 1/2. Find the equation of line for which tan theta is equals to 1/2. Last question है 1/2. Where theta is the inclination of line. तो दिख रहा है theta is the inclination of line and पहला पार्ट है इसका x इंटरसेप्ट इज 4. ये पहला पार्ट. और दूसरा पार्ट है y इंटरसेप्ट इज -3/2. ठीक है. तो कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे ना. ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है. तो वो लाइन है जो स्लोप इसका दिया हो 1/2 और फिर x एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हो तब लाइन की इक्वेशन बताओ, और y एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हो तब लाइन की इक्वेशन बताओ. तो इसके लिए लाइन की इक्वेशन बता दो हमें जल्दी से. बताइए क्या नाम है, सरनेम ही याद है. बताओ. 2y is equal to x minus 3. तो 2y ऐसे सीधे बता दो. y इज इक्वल्स टू m कितना है 1/2 m x प्लस c कितना है -3/2. बस इसको थोड़ा सा जाके लिख देना, आ जाएगा. ठीक है. ये बताइए, ये आप बताइए ना. आप सोचिए, हम बताएंगे फिर. पहले सोचो ना. x एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कैसे करेंगे. मतलब पॉइंट बता हमें 4,0. बस खत्म. फिर तो दूसरा देखो tan थीटा 1/2 दिया हुआ है और x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है 4. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो y एक्सिस इंटरसेप्ट. तो दूसरा फॉर्म सोचा कि स्लोप पता है, पॉइंट पता चल जाए. तो अगर ये 4 है तो ये पॉइंट क्या होगा. तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है भाई, जिसका 1/2 स्लोप दिया और पॉइंट 4,0 दिया. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. आया समझ में. x एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हो तो इस तरह से करेंगे.